नाज़रीन, इसराइल ने अमेरिका के साथ पंगा ले लिया और अमेरिका ने भी वाज़ेह इनकार करके इसराइल को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। हुआ कुछ यूं है कि कल गजा में इसराइली जंग के 7 माह मुकम्मल होने के बाद 8वें महीने के पहले रोज रफा पर इसराइली टैंकों की चढ़ाई का आगाज हो गया, जिससे जंगी शिद्दत में नए इजाफे की शुरुआत नजर आ रही है। अमेरिका ने नई जंगी शुरुआत के साथ ही एक बार फिर आइजनहावर नामी अपने बहरी बेड़े को वापस इसराइल से मुत्तसिल समंदर में भेज दिया, लेकिन ये भी साथ में बता दिया कि वो रफा में किसी किस्म के हमले का हिस्सा नहीं बनेगा। एक अमरीकी जिम्मेदार ने बताया, ये तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों की तरफ से मुमकिन खतरात से निपटने के लिए भेजा गया। अब जैसे ही रफा पर इसराइली जंग से खित्ते में कशीदगी का एहतमाल हुआ तो अमरीकी बहरी बेड़ा इसराइल के लिए पहले से आ मौजूद हुआ। ताहम अमरीकी हुकाम इलाकाई समंदर में इसकी आमद की वजह रफा पर इसराइली हमला नहीं बल्कि बहीरा यामर में हूसियों के हमले बता रहे हैं। अब जब इसराइल ने अमेरिका से बात किए बगैर रफा पर टैंकों की चढ़ाई कर दी है तो जो बाइडन इंतजामिया के हुकाम का अंदाजा है कि खित्ते में गर्मियों के इब्तदाई मौसम में ही इस तैयारा बरदार बहरी बेड़े को वापस अमेरिका भेज दिया जाएगा और इसराइल मुकम्मल तौर पर अकेला हो जाएगा। दोस्तों, कल इसराइली फौज ने रफा की राहदारी का गजा की तरफ से कंट्रोल अपने हाथ में लेने का ऐलान किया। पिछले 24 घंटों के दौरान जब से इसराइली फौज ने रफा से फलस्तीनियों के जबरी इनखला का ऐलान कर रखा है, ये इसराइल के रफा पर मुनज़्ज़म ज़मीनी हमले की तरफ एक और पेशकदमी है। इसराइली फौज ने मंगल के रोज इस सिलसिले में अपने ऐलान में राहदारी के इस बज़ाहिर जुज़वी कंट्रोल को ऑपरेशनल कंट्रोल का नाम दिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बैनुल अक़वामी इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इमदादी इदारों और उनके कारकुनों को हटाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। दोस्तों, इसराइल की हरदर्मी मुलाहिज़ा करें कि जैसे ही हमास ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की तो उन्होंने रफा पर चढ़ाई कर दी, जिसकी वजह से हमास तो बदजन हुआ ही है, लेकिन अमेरिका भी अब इसराइल से राहें जुदा कर रहा है। इसराइल ने जंगबंदी के हवाले से मिस्र और कतर की तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया है। एक इसराइली एहलकार ने मीडिया को बताया कि हमास ने जिन तजावीज़ से इत्तफाक किया है उनके कुछ ऐसे दूर रस नताइज होंगे जिन्हें इसराइल कबूल नहीं कर सकता। हमास की जानिब से जंगबंदी के हवाले से दी जाने वाली तजावीज़ से इत्तफाक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल ने जनूबी गजा के इलाके रफा में ज़मीनी हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं और रफा में पनाह लिए लाखों लोगों को मशरकी रफा खाली करने की हिदायत की गई हैं। दूसरी जानिब दोस्तों, फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में मिस्र की सरहद के साथ सरहदी पट्टी, जिसे फिलाडेल्फिया या सलाहुद्दीन महवर कहा जाता है, उस पर इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया। 2005 में इसराइली फौज यहाँ से निकल गई थी। ताहम यहाँ से इसराइली फौज के इन्हला के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान 1979 में अमन मुआहदे में तय किया गया था। महवर फ़लस्तीनी इलाकों से मिस्र जाने के लिए शराइत और मेयारात से मशरूत है, जबकि मुआहदे में ये शर्त रखी गई है कि मिस्र इसराइल के साथ दस्तखत किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक इस इलाके को महफूज बनाने के लिए अपने मुतअद्दिद अफवाज को इस इलाके में तैनात करेगा। 2005 में जब इसराइली फौज ने गजा की पट्टी छोड़ी तो उन्हें भी वहां से और रफा क्रॉसिंग से पीछे हटने पर मजबूर किया गया और उनकी निगरानी का काम यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की जंग शुरू होने के बाद चंद महीने में रफा की आबादी 5 गुना तक बढ़ गई, जहां अब कम से कम 14 लाख की आबादी मौजूद है, जिनमें सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना फ़लस्तीनी खवातीन और बेटियों को है, जिन्हें घरों से बाहर खैमों में जिंदगी बसर करना पड़ रही है। इनकी खुराक और सेहत के मसाइल भी दिगरगू हैं। एक बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला होने के अलावा जख्मी खवातीन की भी है, लेकिन उनकी सेहत को दरपेश इन चैलेंजों का कोई मदावा नहीं। यही वजह है कि अमेरिका इस जंग से अब दूर भाग रहा है। लेकिन जब मुज़ाकरात होने ही वाले थे और हमास ने रजामंदी भी जाहिर की तो इसराइल को रफा पर चढ़ाई की ज़रूरत क्यों पेश है? दरअसल दोस्तों, इसराइल हर सूरत में ये जंग जारी रखना चाहता है क्योंकि इंतखाबात करीब हैं और नेतन्याहू कुर्सी के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर जंग खत्म हो गई और अमन कायम हो गया तो ये बहाना खत्म हो जाएगा कि जंग के दौरान नेतन्याहू को ही रहना चाहिए, इसलिए वो मुसलसल हमले करके ये जंग जारी रखना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह इसराइल की हर चाल को नाकाम बना रहा है। हिजबुल्लाह ने कल ही शुमाली इसराइल पर बारूद से लदे ड्रोन के जरिए हमला किया और बता दिया, अगर तुम जंग का खात्मा नहीं चाहते तो हम तैयार हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हमास की जानिब से गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद से
باقاعدگی سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران حزب اللہ نے اپنے حملوں میں اضافہ کیا اور اس کا کہنا ہے کہ ایسا وہ غزہ کے باشندوں اور اپنے اتحادی حماس کی حمایت میں کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل کی فوج نے لبنان کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ بارود سے لدے اس کے ڈرونز نے دشمن کے سپاہیوں اور افسران کو ہدف بنایا۔ ایک اور بیان میں انہوں نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے شمالی اسرائیل میں آئرن ڈوم کو ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلوں سے ٹارگٹ کیا۔ دوستو، اب ایک طرف حماس رفح میں خود موجود ہے اور اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، تو دوسری طرف حزب اللہ بھی متحرک ہو گیا، جو ایران کے حملے کے بعد سے خاموش تھا۔ دوسری طرف امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کا مزید حصہ نہیں رہے گا، جبکہ سعودی عرب نے پہلی بار اسرائیل کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ سعودی عرب اور امریکہ کی مسلح افواج پر مشتمل مشقیں فیبری 24 کے عنوان سے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع تجارتی بندرگاہ ینبع میں آپریشن کے علاقے میں شروع کر دی گئی ہیں۔ ان مشقوں میں دونوں ممالک کی بحریہ کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مشقوں کا آغاز مغربی ریجن کے کمانڈر میجر جنرل احمد الدبیس اور سعودی مسلح افواج کے کئی اعلیٰ افسران کی موجودگی میں ہوا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل رچرڈ اور امریکی فوج کے کئی اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ مشقوں کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عقاب المطیری نے وضاحت کی کہ مشقیں متعدد سرکاری اداروں کی شرکت کے ساتھ کئی مراحل میں کی جائیں گی۔ ان کا مقصد کوارڈینیشن اور عسکری شراکت داری کو بڑھانا، تجربات کا تبادلہ کرنا، مملکت میں فوجی اڈوں اور سڑکوں کے نیٹ ورک کے استعمال میں تربیت کی سطح کو بڑھانا۔ اس کے علاوہ ایسی مشقوں کا نفاذ کرنا شامل ہے جس میں سول اور فوجی اداروں کو مل کر کام کرنے کا تجربہ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشقوں میں نقل و حمل اور سپلائی کے آپریشنز اور لائیو گولہ بارود کی شوٹنگ سے متعلق بہت سے مفروضے اور مشقیں شامل ہیں۔ تو دوستو، آپ خود بھی سمجھدار ہیں، اندازہ لگائیں کہ اسی مقام پر سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ دراصل سعودی عرب اگرچہ براہ راست حملہ آور نہیں ہو رہا، لیکن اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ وہ امریکہ کو تگنی کا ناچ نچوا کر اسی کے ہی خلاف استعمال کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یوں اسرائیل کو اب اندرونی سطح پر حماس، حزب اللہ اور دیگر تنظیموں سے ہستے معمول خطرہ تو رہے گا، لیکن اب سعودی عرب، ایران اور امریکہ سے بھی خطرہ مول لے لیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیتن یاہو صرف ایک الیکشن کے لیے پورے اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔